अब पढ़ना है हम लोगों को वैद्युत विभव। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा कि अगर किसी विद्युत माध्यम में किसी विद्युत आवेश को रखेंगे तो इससे विद्युत बल रेखाएं निकल करके माध्यम में हर तरफ जाती हैं, जिसके कारण इस आवेश के आसपास से क्या बनता है, विद्युत क्षेत्र का निर्माण होता है। इस विद्युत क्षेत्र के अंदर अगर कहीं दूसरा आवेश रखा जाए तो वो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, इसके बाहर चला जाए तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव नहीं करता है। मतलब किसी भी आवेशित कण के आसपास स्थित वह संपूर्ण क्षेत्र जिसके अंदर कोई दूसरा आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। और पढ़ा था कि हम लोगों ने कि किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर प्रति एकांक धन आवेश पर आरोपित विद्युत बल के परिमाण को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से सूचित किया जाता है। इसका मान हम लोगों ने निकाला था Q/4πε0r² किसी भी माध्यम के लिए, और हवा या निर्वात के लिए εr का मान 1 हो जाएगा। तब ई बराबर क्या हो जाएगा, Q/4πε0r²। कोई कष्ट यहाँ तक? एक बात बताइए, धन आवेश का कोई कण रखेंगे किसी माध्यम में तब तो उससे विद्युत ऊर्जा या विद्युत बल रेखा निकल करके माध्यम में जाएगी, तो इसके आसपास विद्युत क्षेत्र का निर्माण होगा। अगर हमने धन आवेश नहीं रखा, किसी माध्यम में ऋण आवेशित कण रख दिया, तो इसके कारण इसके आसपास विद्युत क्षेत्र का निर्माण होगा कि नहीं होगा? तो क्यों नहीं होगा? तो क्यों? कारण के साथ उत्तर देना है। धन आवेश से तो विद्युत ऊर्जा निकल करके जहां जहां तक जाती है उस क्षेत्र को हम लोग विद्युत क्षेत्र कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर दूसरा आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है। ऋण आवेशित कण रहेगा तो ऋण आवेश से तो विद्युत बल रेखा निकलेगी नहीं, विद्युत ऊर्जा निकलेगी नहीं, क्योंकि विद्युत ऊर्जा तो जहाँ आवेश अधिक रहता है वहाँ से निकलती है और जहाँ कम रहता है वहाँ जाती है। यही तो पढ़ा है विद्युत बल रेखाओं के बारे में कि विद्युत बल रेखाएं हमेशा धन आवेश से निकल करके ऋण आवेश की दिशा में जाती हैं। तो इसके आसपास विद्युत क्षेत्र कैसे बनेगा? नहीं बनेगा। बनेगा नहीं बनता तो ऋण आवेश दूसरे को कैसे आकर्षित प्रतिकर्षित करता? मान लीजिए किसी माध्यम में हमने दो ऋण आवेशित पदार्थ वहीं रख दिया, ये भी ऋण आवेशित है और ये भी ऋण आवेशित है, तो इन दोनों के बीच में भी तो बल काम करता है ना। तो अगर ऊर्जा का कनेक्शन नहीं होता एक जगह से दूसरे जगह तो इनके बीच बल कैसे लगता है? तो ऋण आवेश के कारण भी विद्युत क्षेत्र बनता है। क्यों बनता है? तो जब माध्यम में धन आवेश रखते थे हम तो क्यों इससे ऊर्जा निकलती थी? इसलिए कि माध्यम के सापेक्ष इस कण का आवेश अधिक था, इसलिए इसको धन आवेश कहते थे। इसका सीधा मतलब ये है कि इस आवेशित कण के अपेक्षा माध्यम जो है वो ऋणावेशित था, है ना। चाहे तो ये कहिए कि ये ज़्यादा ऊंचाई पर है, चाहे उसके ऊपर खड़े हो जाइए और ये कहिए कि ये ज़्यादा गहराई पर है, बात तो कही है। जब इसकी अपेक्षा इसको देखेंगे तो पॉजिटिव नज़र आएगा और इसकी अपेक्षा इसको देखेंगे तो निगेटिव नज़र आएगा। अगर हम निगेटिव चार्ज को माध्यम में रख देते हैं तब क्या होगा? तो इसकी अपेक्षा ये धनात्मक हो जाएगा, माध्यम पॉजिटिव हो गया और ये पदार्थ निगेटिव हो गया। तो अब माध्यम से विद्युत ऊर्जा निकल करके जाने लगेगी इस पदार्थ के अंदर। जाने लगेगी नहीं जाने लगेगी? जाने लगेगी। अब विद्युत ऊर्जा इधर से निकल करके बाहर की ओर जाए चाहे अंदर की ओर जाए, यहाँ पर अगर कोई आवेशित कण रहता है तो उसको तो पार करके विद्युत ऊर्जा जाएगी, तो इसको विद्युत ऊर्जा इधर से पार करेगी तब भी ये बल का अनुभव करेगा, इधर से पार करेगी तब भी बल का अनुभव करेगा। तो इसके कारण भी इसके आसपास एक विद्युत क्षेत्र का निर्माण होता है। हम लोगों को पढ़ना था वैद्युत विभव। तो किसी भी विद्युत क्षेत्र के अंदर मान लीजिए ये एक प्लस क्यू चार्ज है, समझाने के लिए ये दिमाग में उस दिन नहीं आया, आज याद आ गया तो हमने सोचा आज ही बता दें। नहीं तो मान लीजिए किसी दिन कोई पूछ देता निगेटिव चार्ज का विद्युत क्षेत्र बनता है कि नहीं, आप लोग कह देते नहीं, गलत हो जाता ना। तो किसी भी आवेशित कण के आसपास जो विद्युत क्षेत्र बनता है उस विद्युत क्षेत्र के अंदर एकांक धन आवेश को
एकांक धन आवेश माने 1 कूलाम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उस कार्य को इस बिंदु पर विद्युत विभव कहते हैं। किस बिंदु का विभव कहलाएगा? जिस बिंदु तक लेके आएंगे। अनंत से एकांक धन आवेश को बिंदु ए तक लेकर के आए तो अनंत से ए तक लाने में जो कार्य हुआ वो बिंदु ए का विभव कहलाएगा। एकांक धन आवेश को अनंत से बिंदु बी तक लाने में जो कार्य होगा वो बिंदु बी का विभव कहलाएगा। और दो बिंदुओं के विभवों के बीच के अंतर को विभवांतर कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? लिख लीजिए विभव, विद्युत विभव, विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव, विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर प्रति एकांक धन आवेश को प्रति एकांक धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। इसे V द्वारा सूचित किया जाता है। इसे V द्वारा सूचित किया जाता है। इसका SI मात्रक वोल्ट, इसका SI मात्रक वोल्ट एवं बीमा, बीमा क्या होगी? हाँ, V बराबर होता है W/Q, एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। W माने कार्य, कार्य की बीमा क्या होती है? mL2T-2 और आवेश की बीमा AT है ना। ये ऊपर चला जाएगा तो ये T-3 हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा A-1 हो जाएगा। लिख दीजिए एवं बीमा mL2T-3 A-1 होती है। यह एक अदिश राशि है। यह एक अदिश राशि है। पैराग्राफ चेंज। यदि किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर यदि किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर प्लस स्मॉल q आवेश को प्लस q आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W हो किया गया कार्य W हो तो उस बिंदु पर विद्युत विभव क्या हो जाएगा? V = W/Q। अब कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। आवेश का कूलाम, तो विभव का क्या हो गया? जूल पर कूलाम। और यही 1 जूल पर कूलाम बराबर होता है 1 वोल्ट। इसको याद रखना, 1 जूल पर कूलाम बराबर 1 वोल्ट। अगर कहीं वोल्ट ना लिखा हो, जूल पर कूलाम लिखा हो तो वो भी आपका मात्रक विभव का हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम लोग साधारण बोलचाल की भाषा में वोल्टेज कहते हैं। कल ये बेचारी आके बैठी नहीं, हमने कहा कि एक डेरिवेशन ही कर लो बैठ के, खड़े होके।
बड़ा सुंदर तैयारी किया इसने, बिना देखे कर दिया पूरा। तब हुआ कि जाइए भाई आज ऐसी तैयारी की, खड़े हो जाइए, बोर्ड पर स्टार्ट कर दीजिए, तो लास्ट में प्रूफ लिखने के बाद पेन रुकना चाहिए, है ना? यही तो समस्या है। ठीक है, किन्हीं दो विभवों के किन्हीं दो बिंदुओं के विभवों के बीच के अंतर को किन्हीं दो बिंदुओं के विभवों के बीच के अंतर को किन्हीं दो बिंदुओं के विभवों के बीच के अंतर को विभवांतर कहते हैं। किन्हीं दो बिंदुओं के विभवों के बीच के अंतर को विभवांतर कहते हैं। इसे भी द्वारा सूचित किया जाता है। इसे भी द्वारा सूचित किया जाता है। इसका SI मात्रक वोल्ट एवं बीमा वही होगा जो विभव का होता है, एवं बीमा mL2T-3A-1 होती है। mL2T-3A-1 होती है। यह एक अदिश राशि है। नीचे लिख लीजिए पैराग्राफ चेंज। यदि अदिश राशि यदि किन्हीं दो बिंदुओं A एवं B पर A एवं B पर वैद्युत विभव का मान क्रमशः VA एवं VB हो, VA एवं VB हो, तो इन बिंदुओं के बीच का विभवांतर VAB बराबर VB माइनस VA। ठीक है ना? A और B के बीच का विभवांतर क्या होगा भाई? तो B के विभव में से A के विभव को माइनस कर देंगे। पहले A का विभव निकाल लेंगे, फिर B का विभव निकाल लेंगे, और B के विभव में से A के बीच का विभव निकाल घटा देंगे, तो दोनों के बीच का विभवांतर निकलेगा। लेकिन समस्या ये है कि जब विभव निकालना जानेंगे तब तो A का निकाल लेंगे और B पर निकाल लेंगे, तब घटाएंगे। तब अगला टॉपिक डाल दीजिए। किसी बिंदु आवेश के कारण उसके आसपास स्थित किसी बिंदु आवेश के कारण उसके आसपास स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का व्यंजक ठीक है। अब देख लीजिए थोड़ा, तब लिखिएगा। मान लीजिए ये कोई बिंदु A है जहाँ प्लस कैपिटल Q आवेश है। जहाँ समझने में दिक्कत होगी बताइए। इस कैपिटल Q आवेश से हमने मान लिया कि x दूरी पर कोई एक बिंदु B है जहाँ प्लस स्मॉल q आवेश है। ठीक है, इसको माइनस ले लीजिए तो ज़्यादा आसानी होगी समझने में, नहीं तो उधर चला जाएगा ज़्यादा। माइनस कैपिटल Q आवेश है। माइनस कैपिटल Q आवेश के विद्युत क्षेत्र के अंदर हमने x दूरी पर कोई बिंदु B रखा, उस बिंदु B पर प्लस Q आवेश। विद्युत क्षेत्र प्लस चार्ज का भी हो सकता है, माइनस चार्ज का भी हो सकता है, लेकिन जिस बिंदु पर हम विभव निकालेंगे उस बिंदु पर पॉजिटिव चार्ज ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप विद्युत क्षेत्र जिसका बना रहे हैं वो पॉजिटिव का हो,
और जहाँ जिस बिंदु पर निकाल रहे हैं वो निगेटिव का हो ऐसा संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी परिभाषा क्या कह रही है कि किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर प्रति एकांक धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु पर विभव करते हैं। लाना किसको है? धन आवेश को। गति कौन करेगा? धन आवेश। अब जब x दूरी पर कैपिटल Q से s दूरी पर स्मॉल q रहेगा तो जाहिर है कि ये इसके ऊपर एक बल लगाएगा। अब ये निगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो कौन सा बल लगेगा? आकर्षण बल लगेगा इस दिशा में। मान लीजिए इसने F बल लगाया और इस F बल के कारण हम लोगों ने न्यूटन साहब ने हम लोगों को बताया था कि जब किसी वस्तु पर कोई बाहरी असंतुलित बल कार्य करता है तो उसमें त्वरण उत्पन्न होता है। त्वरण उत्पन्न होगा तो ये विरामावस्था में है तो इधर चलने लगेगा, है ना। चलते 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 थोड़ी देर के बाद मान लीजिए ये बिंदु B से किसी बिंदु C तक आ गया और बिंदु B से बिंदु C तक आने में हमने मान लिया कि इसने dx विस्थापन तय किया। ठीक है, हम क्या चाहते हैं? वैसे तो ये चलता जाएगा जब तक इसमें टकरा ना है ना। लेकिन इसी रास्ते में यहाँ पे कोई मान लीजिए बिंदु D है, इस बिंदु D पर हम विद्युत विभव का मान निकालना चाहते हैं। ठीक है, कहाँ है बिंदु D? तो मान लीजिए ये बिंदु D जिसका क्षेत्र है उससे r दूरी पर है, माने माइनस कैपिटल Q से r दूरी पर बिंदु D है, उस पर हम विभव निकालना चाहते हैं। तो बिंदु D पर विभव कैसे निकालेंगे? अनंत से बिंदु D तक लाने में एकांक धन आवेश को जितना कार्य करना पड़ेगा वही बिंदु D का विभव होगा। अब अनंत पर तो हम जा नहीं सकते, अनंत कहाँ है किसी को पता ही नहीं है। तब हम क्या करते हैं? किसी भी दूरी x पर हम प्लस Q आवेश पहले ले लेते हैं, उस पर जो बल लगेगा उससे जो विस्थापन होगा एक छोटे विस्थापन के लिए कार्य का मान निकाल देते हैं dx विस्थापन के लिए, और इसी dx को फिर इंटीग्रेट कर देते हैं। कहाँ से कहाँ तक? तो पॉइंट B को ले जाते हैं अनंत और पॉइंट C को ले आते हैं जिस बिंदु पर हमें विभव निकालना है, बिंदु D तक। तो अनंत से R तक इसको समाकलित कर देंगे, बस अनंत से बिंदु D तक आने में कितना कार्य होगा ये निकल जाएगा। ठीक है ना। फिगर बनाइए, फिर आगे बात होगी। हो गया? ये तो साधारण चित्र है, जल्दी कीजिए। बात नहीं करो, नहीं तो एक कैमरा इधर से लग जाएगा। हो गया? हाँ हो गया, तब बात कर सकते हैं। लिखिए, माना माइनस कैपिटल Q आवेश के विद्युत क्षेत्र के अंदर, माइनस कैपिटल Q आवेश के विद्युत क्षेत्र के अंदर इससे x दूरी पर, इससे x दूरी पर कोई प्लस स्मॉल q आवेश स्थित है, कोई प्लस स्मॉल q आवेश स्थित है। पैराग्राफ चेंज। हम जानते हैं कि माइनस कैपिटल Q के कारण, माइनस कैपिटल Q के कारण प्लस स्मॉल q आवेश पर, प्लस स्मॉल q आवेश पर आरोपित विद्युत बल, आरोपित विद्युत बल F बराबर क्या होगा बाबू?
माइनस कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर एक्स स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस हमने एक्स लिया है। इक्वेशन नंबर 1। यदि एफ बल के कारण प्लस क्यू आवेश द्वारा एफ बल के कारण प्लस क्यू आवेश द्वारा बिंदु बी से सी तक की दूरी तय करने में बिंदु बी से सी तक की दूरी तय करने में किया गया विस्थापन माने तय किया गया विस्थापन dx हो तो dx विस्थापन तय करने में किया गया कार्य, छोटा डिस्प्लेसमेंट होगा, विस्थापन होगा तो काम भी कम ही होगा ना। dw इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो विस्थापन क्या होता है, f इंटू dx cos थीटा, पढ़ा है ना, w बराबर fs cos थीटा, s की जगह dx हो गया। अब हम देख रहे हैं कि बल लग रहा है b से c की दिशा में, b से a की दिशा में, और विस्थापन भी हो रहा है b से a की दिशा में। तो जब दोनों की दिशा समान है तो थीटा का मान 0, थीटा का मान 0 तो cos 0 1, तो हम लिख सकते हैं या dw इज इक्वल टू f इंटू dx, इक्वेशन नंबर 1, चूंकि थीटा बराबर 0। ठीक है। समीकरण 1 से f का मान 2 में रखने पर, समीकरण 1 से f का मान 2 में रखने पर क्या हो जाएगा, dw इज इक्वल टू माइनस कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर इंटू dx अपॉन x स्क्वायर, लिख सकते हैं ऐसे, इक्वेशन नंबर 2। ये क्या निकाल दिया हमने, कौन सा कार्य, B से C तक आने में किया गया कार्य। हमें क्या निकालना है, अनंत से बिंदु D तक आने में किया गया कार्य। वो अनंत दूरी हमें कहाँ से लेना है, माइनस क्यू से, जिसका विद्युत क्षेत्र है उसके केंद्र से लेना है अनंत दूरी, और उसी के केंद्र से दूरी r भी लेनी है। तो इसको, इस बिंदु B को इंक्रीज करके कहाँ ले जाना है, इनफाइनाइट, और बिंदु C को कहाँ लाना है, बिंदु D जो r दूरी पर है। तो इस dx का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होगा, अनंत से r तक। लिख दीजिए, प्लस स्मॉल क्यू आवेश द्वारा, प्लस स्मॉल क्यू आवेश द्वारा अनंत से बिंदु D तक की दूरी तय करने में, बिंदु D तक की दूरी तय करने में किए गए कार्य का मान ज्ञात करने के लिए, किए गए कार्य का मान ज्ञात करने के लिए समीकरण 2 को बाईं ओर, समीकरण 2 को, ठीक है, अच्छा, समीकरण 3 को बाईं ओर 0 से W एवं दाईं ओर अनंत से r तक समाकलित करने पर, अनंत से r तक समाकलित करने पर इंटीग्रेट कर देंगे w को, फ्रॉम 0 टू w इज इक्वल टू, ये पोर्शन कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेंगे, माइनस कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर, इंटीग्रेशन होगा dx अपॉन x स्क्वायर का, फ्रॉम इनफाइनाइट टू r। इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेशन का जो लिमिट लेते हैं हम लोग, लोअर वैल्यू छोटा लेते हैं और अपर वैल्यू बड़ा लेते हैं।
यही होता है ना। इसमें अनंत छोटा है, आर बड़ा है ना, छोटे से बड़े तक जाते हैं, यही तरीका है। तो अनंत छोटा है, आर बड़ा है, क्या लग रहा है? ना भाई, गलत है, सही है। जब ये माइनस प्लस स्मॉल क्यू आवेश अनंत पर था, इंटीग्रेशन हम किसका कर रहे हैं? डीएक्स का ना, विस्थापन का। तो जब ये आवेश अनंत पर था तो विस्थापन कितना हुआ था? 0। अभी तो उसने चलना शुरू ही नहीं किया, अनंत पर था तो 0 विस्थापन तो सबसे कम हुआ। जैसे जैसे आगे बढ़ता गया वैसे वैसे विस्थापन का मान बढ़ता गया, और बढ़ते बढ़ते जब बिंदु डी पर आ गया, आर दूरी जो बिंदु डी पर है वहाँ आया तो मैक्सिमम विस्थापन हो गया। तो जब अनंत पर वस्तु थी, प्लस क्यू आवेश था, तो विस्थापन 0 था, तो लोअर वैल्यू हो गया। और जब आर बिंदु पर आया तो उसका मान विस्थापन का अधिकतम हो गया, इसलिए अपर वैल्यू हो गया। अब इंटीग्रेट कर दीजिए, डी डब्ल्यू का तो डब्ल्यू हो जाएगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर इंटू, इसका क्या होगा? इसको ऐसे लिख देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 2 इंटू डी एक्स फ्रॉम इनफाइनाइट टू आर, है ना। W इज इक्वल टू माइनस कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर, और x माइनस 2 इंटू डी एक्स का x माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1, x माइनस 1 अपॉन माइनस 1, समझ में आ रहा है? x माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस इनफाइनाइट टू, बढ़ा देना है कि स्टेप, दिक्कत ना हो। देन W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर इंटू 2 माइनस 1 इज माइनस 1, माइनस 2 प्लस 1 इज माइनस 1, x माइनस 1 अपॉन माइनस 1 फ्रॉम इनफाइनाइट टू आर। और इसको लिख सकते हैं W इज इक्वल टू माइनस कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर इंटू, इसको क्या लिख सकते हैं? इस माइनस को यहाँ लिख दें और x माइनस 1 को 1 अपॉन एक्स लिख दें, फ्रॉम इनफाइनाइट टू आर, लिख सकते हैं। अब x की लोअर वैल्यू हो जाएगी इनफाइनाइट और अपर वैल्यू हो जाएगी आर, तो ये हो जाएगा W इज इक्वल टू माइनस कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर इंटू क्या, माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट, यही तो होगा। ये वैल्यू तो 0 हो जाएगा, किसी भी नंबर को अनंत से भाग दीजिए तो 0 हो जाता है, बचेगा केवल माइनस 1 अपॉन आर। तो हाँ, W इज इक्वल टू माइनस कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर इंटू माइनस 1 अपॉन आर, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और W बराबर कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर इंटू आर। ये एक इक्वेशन मिल जाएगा आपको। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइएगा, एकदम आसान है ये, इजी। अब एक दो बार घर पर कर लीजिएगा, फिर कहीं भूलना नहीं है। एक दो स्टेप्स केवल याद रखने हैं कि पहले क्या करना है, फिगर बनाना है तो फोर्स का मान निकाल देना है, फोर्स निकालने के बाद फिर डीएक्स विस्थापन तय करने में किया गया कार्य निकाल देना है, और उसी को फिर अनंत से आर तक इंटीग्रेट कर देना है, तो ये W निकल जाएगा। W क्या है, तो प्लस स्मॉल क्यू को अनंत से बिंदु डी तक लाने में किया गया था। हमें क्या निकालना है, विभव। तो विभव का फार्मूला जानते हैं, अतः बिंदु डी पर विद्युत विभव, अतः बिंदु डी पर वैद्युत विभव, वैद्युत विभव क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू W अपॉन Q, होता है ना। इक्वेशन नंबर 5, समीकरण 4 से W का मान 5 में रखने पर
V इज इक्वल टू W का मान हो जाएगा कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r इंटू r अपॉन Q है तो अपॉन Q, ये Q कैंसिल होगा। V इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r इंटू, दिस इज योर आंसर। हवा या निर्वात के लिए यही 1 हो जाएगा। ठीक है, अब बुक खोल करके आप देखिएगा तो उसमें V का मान -Q अपॉन इतना लिखा है, हम लोगों का आ गया +Q। तो कहिएगा कि ये तो गलत लगा दिए हम लोग। गलत नहीं है, ये माइनस यहाँ क्यों नहीं आया, इसलिए कि यहाँ माइनस माइनस कैंसिल हो गया। क्यों कैंसिल हो गया? क्योंकि ये विद्युत क्षेत्र हमने निगेटिव चार्ज का रखा था। अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता तो ये माइनस माइनस कैंसिल नहीं होता, एक माइनस बच जाता, तो ये भी जो है वो निगेटिव आता। मतलब याद क्या रखना है कि जब पॉजिटिव चार्ज का विद्युत क्षेत्र होगा तो निगेटिव विभव होगा, और जब निगेटिव चार्ज का विद्युत क्षेत्र होगा तो विभव पॉजिटिव होगा। देख लीजिए, कहीं दिक्कत हो तो पूछ लीजिए। ठीक है।